हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 की जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कवर अप करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, A company has to create charge on its assets for issuing secure debentures। तो कंपनी को है ना सिक्योर डिबेंचर्स इशू करने के लिए चार्ज क्रिएट करना पड़ता है क्या उनके एसेट्स पे। तो हाँ, हमने तो अभी तक स्टडी किया कि करना पड़ता है, तो उसी को हम है ना एक्सपैंड करके लिखेंगे कि आंसर नंबर 5 यहाँ पे आपको आंसर नंबर 1 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर नंबर 1 है कि एज पर द प्रोविजंस कंपनी हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन द एसेट्स of the company or its subsidiary company or holding company। so the value of charge should be adequate। जो है ना चार्ज जो वैल्यू है उसकी, जो एसेट्स की जो वैल्यू वो सफिशिएंट होनी चाहिए। उसका जो एंटायर जो वैल्यू है डिबेंचर इशू की है एंड उसके अगेंस्ट जो इंटरेस्ट पे होना है उसके लिए वो सफिशिएंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एक आध दिखा दिया और कोई उसकी वैल्यू नहीं है, वैसे एसेट्स नहीं होनी चाहिए। एंड इफ गवर्नमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी इशू करती है सिक्योर डिबेंचर्स तो उसके लिए ना उसके जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है वो गारंटी लेती है, तो उस केस में है ना एसेट्स पे चार्ज करने की जरूरत नहीं होती है। दस अ कंपनी हैज टू क्रिएट चार्ज ऑन इट्स एसेट्स व्हाइल इशूइंग सिक्योर डिबेंचर्स, जब वो सिक्योर डिबेंचर्स इशू करती है तो। देन सेकेंड यहाँ पे बोला कि डिबेंचर ट्रस्टीज इज अपॉइंटेड बाय अ कंपनी इशूइंग डिबेंचर्स। तो यहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टीज इफ द कंपनी इशूज प्रोस्पेक्टस और इनवाइट्स मोर देन 500 पीपल, अगर वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है और 500 से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करती है, मतलब प्रोस्पेक्टस देकर इनविटेशन देकर 500 से ज्यादा लोगों को अगर इनविटेशन दे रही है इधर अ पब्लिक और इट्स मेंबर, या तो पब्लिक को या फिर अपने ही मेंबर को, देन कंपनी हैज टू अपॉइंट वन और मोर डिबेंचर ट्रस्टीज। एंड कंपनी को फिर क्या करना होता है, सिक्योर डिबेंचर्स के लिए डिबेंचर ट्रस्टीज भी इशू करने होते हैं, क्योंकि सिक्योर के लिए फिर वो जो डिबेंचर ट्रस्टीज होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं ना, दे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। वो देखते हैं कि भाई सही एसेट्स पे चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है, अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। तो इन केस ऑफ सिक्योर डिबेंचर्स द चार्ज क्रिएटेड ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज। एंड द नेक्स्ट कंपनी हैज टू अपॉइंट ट्रस्टीज, उसे ट्रस्टीज अपॉइंट करने होते हैं बाय एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम कॉल्ड एज ट्रस्ट डिबेंचर ट्रस्ट डीड एंड द, इसीलिए हम बोलेंगे कि उनको है ना यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में तो एंटर करना ही पड़ता है, एग्रीमेंट तो तैयार करना ही पड़ता है, जैसे हम डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोलते हैं। दस द डिबेंचर ट्रस्टीज इज अपॉइंटेड बाय अ कंपनी इशूइंग डिबेंचर्स। कंपनी है ना डिबेंचर्स इशू करके डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या करती है, वो डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करती है। नाउ नेक्स्ट है कि अ कंपनी कैन इशू ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। क्या खाली सर्टेन टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स इशू कर सकती है? तो कंपनी प्रिफर इशूइंग डिबेंचर्स टू रेज फंड्स एज दे कैन बी रीपेड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। ताकि क्यों वो है ना प्रिफर करती है, वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में है ना डिबेंचर को क्यों इंक्लूड करती है, क्योंकि कंपनी क्या है, कंपनी को है ना लंबे समय तक फंड यूज करना होता है और इसको कंपनी डिबेंचर्स वाले को लॉन्ग टर्म पीरियड तक यूज कर सकती है, राइट। तो अ कंपनी कैन इशू सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड में क्या होता है, दे हैव टू क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स एंड अनसिक्योर्ड में कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है। तो इट कैन ऑल्सो इशू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है, और डिबेंचर्स विच कैन बी कन्वर्टेड फुल्ली और पार्टली, या तो फुल्ली कन्वर्टेबल या पार्टली कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स भी रख सकती है, मतलब कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स भी रख सकती है। देन ऑल डिबेंचर्स आर रिडीमेबल, ये रिडीमेबल होना कंपलसरी है, दैट इज इट हैज टू बी, इसका मतलब होता है कि इट हैज टू बी रीपेड बाय द कंपनी। कंपनी को रीपेमेंट तो करना ही पड़ेगा, भाई उधार लिया तो रीपेमेंट तो करना पड़ेगा। हैंस अ कंपनी कैन इशू ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, इसके लिए कंपनी कुछ सर्टेन टाइप्स के ही डिबेंचर्स इशू कर सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको है ना फॉलोइंग क्वेश्चंस है उनके आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पे ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना है प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट को 2013 फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू करने के लिए डिबेंचर्स को। तो आपको आंसर लिखना है, फॉलोइंग आर द सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट विच a company has to comply while issuing debentures। तो जो सबसे फर्स्ट है वो आएगा यहाँ पर, फॉलोइंग आर द सम ऑफ द, उसमें से सबसे फर्स्ट नो वोटिंग राइट्स
अ कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर्स विथ वोटिंग राइट्स। विथ वोटिंग राइट्स वो इशू कर ही नहीं सकती है, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, सो दैट दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स। इसीलिए उनके हाथ में कोई वोटिंग राइट नहीं होता एक्सेप्ट इन मैटर्स अफेक्टिंग देम। खाली अगर कोई वजह से उनका, अगर उनके इंटरेस्ट पे कोई नुकसान हो रहा है तो ही वो है ना, मतलब वोट तो नहीं दे सकते हैं वो, उनको कोई उसकी जो डे टू डे जो वर्किंग है कंपनी की उसमें उन्हें पार्टिसिपेट करने का कोई हक नहीं होता है। नाउ सेकेंड, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। जब टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स की बात करें तो कंपनी कैन इशू सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू कर सकती है कंपनी। फुल्ली और पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी कंपनी क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। नाउ टू इशू कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करने हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवानी पड़ती है कंपनी को इन द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवानी होती है। और जो डिबेंचर्स होते हैं वो रिडीमेबल होने चाहिए नेचर में, ऐसा नहीं है कि रिडीमेबल कंपनी दे दे, वो नहीं चलता है। नाउ थर्ड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन। जब पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन की बात आती है तो कंपनी शैल रिडीम, कंपनी को है ना रिडीम करनी चाहिए, शैल रिडीम द डिबेंचर्स। उसे डिबेंचर्स रिडीमेबल ही रखने हैं क्योंकि उसे उसका रीपेमेंट तो करना ही होगा। एंड पे इंटरेस्ट एज द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ देयर शेयर्स। इशू, उनके इशू के हिसाब के टाइम पे उन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखे हैं उसी को पे अबाइड होती है कंपनी, उसको फॉलो करना ही होता है कंपनी को। मतलब मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 15% इंटरेस्ट वाले डिबेंचर होंगे तो 15% इंटरेस्ट कंपनी को देना ही होगा। नाउ डिबेंचर सर्टिफिकेट, फोर्थ डिबेंचर सर्टिफिकेट, तो कंपनी हैज टू इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट टू द डिबेंचर होल्डर्स विद इन 6 मंथ। 6 महीने के अंदर उनको क्या होता है, विद इन 6 मंथ उनको डिबेंचर होल्डर्स को विद इन 6 मंथ 6 महीने के अंदर उनको देना होता है डिबेंचर सर्टिफिकेट। वो भी 6 महीने के अलॉटमेंट के अंदर, 6 महीने के जो अलॉटमेंट के अंदर उनको देना होता है। नाउ फिफ्थ वन, क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, अ कंपनी हैज टू क्रिएट अ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के प्रॉफिट्स के हिसाब से उसको रिडम्पशन रिजर्व तो रखना ही पड़ता है ताकि उसके पास है ना डिविडेंड, मतलब जो अवेलेबल पेमेंट होता है ना ऑफ डिविडेंड, उसमें से कंपनी साइड में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट भी मेंटेन करती है ताकि ये मनी है ना वो रिडम्पशन के टाइम पे, डिबेंचर्स जब रिडीम होंगे उस समय पे वो यूज कर सके। सो एज पर द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट रूल्स 2019 के हिसाब से एमसीए हैज रिमूव्ड डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व रिक्वायरमेंट। लेकिन अब है ना डिबेंचर रिडम्पशन रिक्वायरमेंट लिस्टेड कंपनीज के लिए कंपनी इसने एमसीए ने रिमूव कर दिया है एंड एनबीएफसीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए भी इसने रिमूव कर दिया है। नाउ सिक्स्थ वन, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज। तो अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज तो 500 से ज्यादा, हम बार बार यही करते आ रहे कि 500 से ज्यादा लोगों को अगर इन्विटेशन दिया है, प्रोस्पेक्टस इशू किया है तो फिर उनको है ना डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट करने होते हैं। तो डिबेंचर ट्रस्टीज क्या काम करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स के फायदे के लिए वो देखते कि भाई जो भी है ना अगर सिक्योर डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए तो उनके अगेंस्ट में जो उन्होंने एसेट्स प्रोवाइड किए, प्रोविजन किए एसेट्स पे, क्रिएट किए हैं एसेट्स, तो उन पे बराबर चार्ज हुआ है कि मतलब उनका जो रेट है वैल्यूएशन वो सही है कि नहीं है। एंड कंपनी हैज टू अपॉइंट ट्रस्टीज बाय एंटरिंग, कैसे वो अपॉइंट करेगी, तो उनको है ना ट्रस्ट डीड तैयार करना होता है, अग्रीमेंट तैयार करना होता है, दैट इज अ ट्रस्ट डीड, जिसे हम डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोलते हैं। नाउ 7, डिबेंचर ट्रस्टीज कैन अप्रोच एनसीएलटी, वो एनसीएलटी को अप्रोच कर सकते हैं। तो डिबेंचर ट्रस्टीज हैव टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस, उनको है ना जो इनकी जो कंप्लेंट्स है, इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट करके देनी होती है डिबेंचर होल्डर्स की। तो अगर मान लीजिए कंपनी डिफॉल्टर हो जाती है, वो रीपेमेंट नहीं करती है प्रिंसिपल अमाउंट का मैच्योरिटी डेट पे, जब उसका रिडीमेबल डेट होता है तभी नहीं पेमेंट करती है, या फिर वो इंटरेस्ट नहीं देती है कंपनी, तो जो है ना डिबेंचर ट्रस्टीज क्या करते हैं, वो लोग अप्रोच कर सकते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को, जिसे एनसीएलटी बोलते हैं हम, फॉर रिड्रेसल। वहां पे वो केस फाइल कर सकते हैं, एक तरीके से केस फाइल करने जैसी बात होगी ना कि वो वहां पे केस इसका फाइल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर डिबेंचर ट्रस्टीज देन एनसीएलटी कैन डायरेक्ट डिफॉल्टिंग कंपनी, वो है ना डिफॉल्टिंग कंपनी को इंस्ट्रक्शंस देंगे, डायरेक्शन देंगे कि टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब उन्हें बोलते हैं ना ऑर्डर देंगे, एनसीएलटी कैन ऑर्डर डिफॉल्टिंग कंपनी टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट। नाउ
इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस की जब बात आ रही है तो व्हेन द डिबेंचर ट्रस्टी इज ऑफ द ओपिनियन दैट द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर इनसफिशिएंट, जब एसेट्स है ना इनसफिशिएंट होते हैं कंपनी के और लाइकली टू बिकम इनसफिशिएंट, या फिर है ना ऐसे माने कि हाँ फ्यूचर में उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, वो इनसफिशिएंट हो जाएंगे रिडीम के टाइम पे, रिडीम द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स, तो इस केस में ना वो लोग अप्रोच कर सकते हैं, एनसीएलटी को अप्रोच कर सकते हैं। एनसीएलटी जैसे हमने अभी ऊपर इसका फुल फॉर्म हमने स्टडी किया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो एनसीएलटी कैन ऑर्डर, वो ऑर्डर करेंगे टू रिस्ट्रिक्ट इनकरिंग फर्दर लायबिलिटीज, तो वो मना कर देंगे कि भाई आप आगे और है ना फर्दर लायबिलिटीज आप इंक्रीज नहीं कर सकते हो, आप है ना और पैसा उधार नहीं ले सकते हो मतलब बाहर से, सो एज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट पॉइंट कि पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, अगर कोई कंपनी फेल हो जाती है, वो है ना रूल्स फॉलो नहीं करती है, डजंट कॉम्प्लाई अबाइड नहीं करती है विथ एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, देन द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर्स, जो उसकी कंपनी है मतलब जो पर्टिकुलर कंपनी है जिसने रूल्स फॉलो नहीं किए, कंपनीज एक्ट के रूल्स नहीं फॉलो किए, तो वो दे आर लायबल टू पे फाइन, तो फिर उनको फाइन पे करना पड़ता है, इम्प्रिजनमेंट, उनको जेल भी हो सकती है, और बोथ एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट, या फिर दोनों भी उनको प्रॉब्लम सहनी पड़ सकती है, जेल या फिर उनको फाइन, दोनों भी पेमेंट करना पड़ सकता है। आई होप आपको समझ में आया। अभी लास्ट जो यहाँ पे एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इशू करने के लिए क्या प्रोसीजर है, तो फॉलोइंग इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय अ कंपनी इशूइंग डिबेंचर्स। तो सबसे पहला है पास रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना होगा, तो इन द बोर्ड मीटिंग फॉलोइंग रेजोल्यूशन विल हैव टू बी पास, तो ये जो रेजोल्यूशन पास करने पड़ते हैं, सबसे पहला अमाउंट एंड टाइप ऑफ डिबेंचर्स, कौन से टाइप का डिबेंचर कंपनी इशू करी है और कितना अमाउंट रेज करी है वो कंपनी को, कितने अमाउंट का डिबेंचर इशू करी है और कौन सा टाइप का वो कंपनी को बताना होगा, मतलब प्रोसीजर में बताना होगा, डिस्क्लोज करना होगा, और टर्म्स एंड कंडीशन भी, इशू ऑफ डिबेंचर्स की टर्म्स एंड कंडीशन भी मेंशन करनी होगी। सेकेंड, अप्रूव प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर, उन्हें प्रोस्पेक्टस या ऑफर लेटर या फिर लेटर ऑफ ऑफर उन्हें अप्रूव कराना होगा। देन थर्ड वन, अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज, डिबेंचर ट्रस्टीज का अपॉइंटमेंट अप्रूव करवा के लेना होगा, अप्रूवल लेना होगा। गेट देयर रिटर्न कंसेंट, उनकी इन राइटिंग उनकी हामी भरवानी होगी कि भाई वो तैयार है। देन फोर्थ, ऑथराइज बोर्ड टू क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स, अगर वो सिक्योर डिबेंचर्स है तो फिर है ना बोर्ड को ऑथराइज उनको अथॉरिटी देंगे कि वो है ना चार्ज कर के दे कैन क्रिएट चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। देन कॉल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं अगर उनको बोरोइंग पावर अगर इंक्रीज करना है, नीड टू बी इंक्रीज, तो फिर है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी। देन ऑथराइजेस बोर्ड टू ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, बोर्ड को ऑथराइज मतलब बैंक को अथॉरिटी देते हैं कि वो है ना सेपरेट बैंक अकाउंट बना ले, खोल ले, ताकि है ना उसमें है ना जो भी है ना इंटरेस्टेड जो मतलब एप्लीकेंट्स है वो है ना एप्लीकेशन मनी उसमें जमा करा सके अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। नाउ सेकेंड इसमें जो होगा वो है होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, तो ईजीएम में क्या होगा तो उनको बोरोइंग पावर्स ऑफ द बोर्ड इज टू बी इंक्रीज, यहाँ पे बोर्ड का जो बोरोइंग पावर मतलब जो उधार खाते वाला पावर इंक्रीज करने के लिए ईजीएम बुलाई जाती है। एंड ईजीएम मस्ट बी हेल्ड टू गेट द शेयर होल्डर्स अप्रूवल, यहाँ पे क्या किया जाता है तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स से अप्रूवल लेना पड़ता है थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के कि भाई ठीक है बोर्ड को अगर चाहती है कि ज़्यादा इंक्रीज करना चाहती है बाहर मार्केट से पैसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोरो कर सकती है। ना फाइलिंग विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, तो उनको फाइलिंग का काम मतलब उनको रजिस्ट्रार के पास कॉपी जमा करवानी होती है, तो सेक्रेटरी हैज टू फाइल द स्पेशल रेजोल्यूशन एंड कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर विथ रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज विद इन 30 days ऑफ बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग के 30 दिन के अंदर करवाना पड़ता है ये सब काम। तो जो मोस्टली जो सीएस करते हैं ना वो यही सब काम करते हैं, कंपनी के सेक्रेटरी बनते हैं ना। देन ऑप्टेन क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग लेनी होती है, हमने क्रिसिल का हम लोग ने एग्जांपल देखा था कि ए ट्रिपल ए ट्वाइस टाइम ए क्रेडिट रेटिंग मतलब वो क्रेडिट वर्दीनेस को प्रूव करते हैं कंपनी कितना कैपेबल है रीपेमेंट करने के, जो डेप्ट मनी है रीपेमेंट करने के। तो ऑप्टेन क्रेडिट रेटिंग, तो कंपनी गेट्स इट्स डिबेंचर्स रेटेड बाय वन और मोर credit rating agencies, so the ratings must be mentioned in the prospectus, offer letter or letter of offer. Now fifth one, enter into underwriting agreement, underwriting agreement में enter करना होता है, तो company enters into an underwriting agreement for underwriting its debenture issue.
देन इसके बाद इशू प्रोस्पेक्टस, फिर उनको लेटर ऑफ ऑफर। अंडर राइटर्स मैंने आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, अंडर राइटर्स उनको अपॉइंट करना होता है। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुए उनके डिबेंचर्स तो फिर जो सब्सक्रिप्शन का जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का स्लैब अगर कंप्लीट नहीं होता है तो फिर अंडर राइटर्स है ना उनकी गारंटी लेते हैं। नाउ इशू प्रोस्पेक्टस लेटर ऑफ ऑफर और ऑफर लेटर, तो कंपनी को इशू करना पड़ता है प्रोस्पेक्टस इफ इट इज इन्वाइटिंग पब्लिक। अगर पब्लिक को इन्वाइट करिए तो ऑफर लेटर नहीं चाहिए, प्रोस्पेक्टस चाहिए। ऑफर लेटर इज इशूड बाय द कंपनी टू प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए ऑफर लेटर, और अगर कंपनी राइट इशू के थ्रू मतलब अपने जो मेंबर्स ऑलरेडी उनको दे रही है तो लेटर ऑफ ऑफर चाहिए होता है। ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट, सेपरेट बैंक अकाउंट किसके लिए तो ओपन करती है सेपरेट बैंक अकाउंट शेड्यूल्ड बैंक में ओपन करती है, जहां पर है ना जो एप्लीकेंट्स के जो पैसा है वो एप्लीकेशन के साथ में अलॉन्ग विद एप्लीकेशन जमा होता है। देन रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, तो सब्सक्राइबर्स विल सबमिट देयर एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द वो एप्लीकेशन के साथ में अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड अमाउंट, जितना रिक्वायर्ड अमाउंट उनसे मांगा गया है स्पेसिफाइड बैंक में उनको है ना जमा कराना होता है विद इन द टाइम पीरियड। उनको जो समय सीमा दी होती है उसके अंदर ही उनको कराना होता है, मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस। और कहाँ होगा वो तो प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा, नहीं तो लेटर ऑफ ऑफर है तो लेटर ऑफर या ऑफर लेटर में होगा। नाउ होल्ड बोर्ड मीटिंग, तो बोर्ड मीटिंग हेल्ड करना पड़ता है तो आफ्टर द इशू क्लोजेस, एक बार क्लोजेस हो गया इशू की डेट खत्म हो गई तो उसके बाद में उन लोग डिसाइड करते हैं भाई किस किस को डिबेंचर्स अलॉट होंगे। तो बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू डिसाइड द एंड अप्रूव द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। तो बोर्ड ऑल्सो अप्रूव्स क्रिएशन ऑफ चार्जेस ऑन द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट पे जो चार्ज क्रिएट करने का कंपनीज एसेट सॉरी वो भी ये काम यहाँ पे भी वो भी डिसीजन होता है। नाउ इश्यूज द डिबेंचर सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करने का काम, तो द अलॉटमेंट हैज टू बी कंप्लीटेड। अलॉटमेंट के 60 दिन के अंदर, अलॉटमेंट के बाद 60 दिन के अंदर है ना रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, मतलब उनको है ना एक बार उनको रिसीव हो गया एप्लीकेशन मनी तो 60 दिन के अंदर उनको है ना डिबेंचर सर्टिफिकेट अलॉटमेंट के बाद इशू करनी होती है, और कंपनी हैज टू इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट विद इन ये सॉरी रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन के 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट प्रोसीजर कंप्लीट करना होता है, और अलॉटमेंट प्रोसीजर के बाद कंप्लीट होने के बाद में 6 महीने के अंदर है ना अलॉटमेंट डिबेंचर्स इशू मतलब डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करनी होती है अलॉटमेंट के 6 महीने के अंदर। नाउ मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स की बात में एक बार उनको है ना सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए तो है ना डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर होता है, उसमें सेक्रेटरी हैज टू मेक एंट्रीज, उनको एंट्रीज करनी होती है द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स विद इन 7 डेज, 7 दिन के बाद 7 डेज आफ्टर द बोर्ड अप्रूवल ऑफ अलॉटमेंट। एक बार बोर्ड अलॉटमेंट का अप्रूवल दे देती है कि भाई किस किस को अलॉट हुए हैं तो रजिस्टर मेंटेन करना होता है इनको। जैसे आप लोगों का कैसे क्लास में रजिस्टर होता है स्टूडेंट्स रजिस्टर, तो वैसे ही है ना डिबेंचर होल्डर्स का भी रजिस्टर होता है। हाउएवर इफ द डिबेंचर आर इशूड इन डीमेट फॉर्म, अगर ये डीमेट फॉर्म में डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में है तो कंपनी डज नॉट मेंटेन अ रजिस्टर, तो उस केस में कंपनी रजिस्टर मेंटेन नहीं करती है डिबेंचर होल्डर्स को लेकर। तो इस तरीके से ये जो 4th चैप्टर उसका एक्सप्लेनेशन एज वेल एज है ना इसकी एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को दे दी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए 5th चैप्टर की एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगी। तो तब तक के लिए आपको सारे नोट्स नोट डाउन कर लेने हैं एंड वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।